लोगों को पता नहीं कि आइडिया प्रोटेक्शन कैसे करवा सकते हैं कि मेरा कोई भी स्टार्टअप है, बिज़नेस है, हर चीज़ हर किसी के लिए भी सभी के लिए है सारी चीज़ें। राइट। जैसे आपने बताया कि भाई आईपी का इम्पोर्टेंट क्या है? तो और आईपी कैसे वर्कआउट होता है? लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन-कौन से आईपी को अपने आइडिया में लगा सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी टॉक्स, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग रिलेटेड टू स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। मैं हूँ आपका दोस्त पंचम बारया, एक स्टार्टअप का मेंटर, एक इनोवेटर, एक स्ट्रेटेजिकल प्लानर। तो आज बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन फर्स्टली कि भाई आइडिया प्रोटेक्शन के बारे में सभी ने सुना होगा कि भाई मेरा कोई आइडिया है, लेट्स से कि भाई मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो सब यहाँ के दौर में बोलेंगे मेरे पास पेटेंट है। तो सभी चीज़ों को हम ध्यान में रख के सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के गेस्ट के साथ। आज के गेस्ट हमारे साथ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत डिटेल्स में जानेंगे कि भाई आइडिया प्रोटेक्शन कैसे करवा सकते हैं, सारी चीज़ें के लिए। तो हमारे गेस्ट आज के हैं जिसका वार्स एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का इन पैटर्न इंडस्ट्रीज़ में, आईपीआर इंडस्ट्रीज़ में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के हम डिस्कशन करेंगे हमारे साथी मित्र मिस्टर कीर्ति पटेल। यस थैंक सर, यू। वेलकम टू द शो। मी एंड आईबी वेलकम टू यू। थैंक यू पंचम एंड थैंक यू आईबी टॉक टू इनवाइट मी। थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत दिनों से आपको इनविटेशन भी दिया था कि भाई बहुत सालों से बातें करेंगे पैटर्न के रिगार्डिंग राइट। कि पैटर्न लोगों को पता नहीं कि आइडिया प्रोटेक्शन कैसे करवा सकते हैं कि मेरा कोई भी स्टार्टअप है, बिज़नेस है, हर चीज़ हर किसी के लिए भी सभी के लिए है सारी चीज़ें। राइट। तो आप पहले अपने बारे में बताइए सर, आप क्या करते हैं? और आपकी अभी तक की पैटर्न की जर्नी मतलब आईपीआर की जर्नी कैसी रही है? अ, ठीक है। थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ सिंस जी, बिगिनिंग, ताकि व्यूअर्स को पता चले एटलीस्ट कि आईपी शेप कैसे हुआ इंडिया में, और कब से चालू हुआ ये रिजिम, और मेरा जर्नी उसमें कैसे मैं अटैच हुआ, हाउ आई गॉट एन एक्सपोज टू आईपीआर इन ओके, माय जर्नी। तो बेसिकली मेरे जैसा इंजीनियरिंग किया हुआ है, सो इंजीनियरिंग इज माय बैकग्राउंड, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मैंने हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे आईटी में जॉब ढूंढता है, आई गॉट एन जॉब इन सिलवासा, इन वन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी, इन विच वो लोग सपोर्ट करते थे हिंदुस्तान यूनिलीवर को हुँ, फॉर their सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सपोर्ट। हुँ, तो मैं वहाँ पे एज़ अ सपोर्ट इंजीनियर एज़ एज़ रिक्रूट हुआ। 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद आई गॉट मतलब वहाँ पे जो मैनेजर थे जिसको रिपोर्ट करता था मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वहाँ पे उन्होंने बताया कि बेटा आपको कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है तो मैनेजमेंट आना चाहिए, और मैनेजमेंट के लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा। जी, तो फिर एमबीए कर लिया हमने, बीके अहमदाबाद से एमबीए कंप्लीट किया, और उसके बाद प्लेसमेंट में कंपनी आने लगी। अब प्लेसमेंट जो होता है उसमें एमबीए करने के बाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, अराउंड 2003 में मैंने पास आउट किया था। तो 2003 में अगर आप एमबीए करते हो तो उसके बाद अपॉर्च्युनिटी आपके पास था बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो एकदम प्रिवेलिंग सेगमेंट था कि वहाँ पे तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाना है। जी, तो वो वाली कंपनी आती थी, बट बैकएंड में इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड, तो वो मार्केटिंग में इतना मैं मतलब अपने आप को पुश नहीं कर पाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंक्लिनेशन ही इतना था पहले से ज़्यादा। हुँ, तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए सोचा, फॉर्च्यूनेटली एक कंपनी आई और उसमें प्लेसमेंट हो गया हमारा। यूएस बेस्ड एमएनसी हैदराबाद में थी, और रोल फॉर्च्यूनेटली वहाँ पे एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट था। ओह! तो टेक बैकग्राउंड था मेरा, टेक एग्ज़ामिनेशन था, टेक एग्ज़ामिनेशन क्रैक किया और आई गॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ से मेरा एंट्री हुआ आईपी फील्ड में। दैट वाज़ माय फर्स्ट कंपनी जहाँ पे मैंने भी अपने पूरे करियर में, इंजीनियरिंग में भी मुझे पता नहीं था, ओके, एमबीए में भी पता नहीं था कि आईपी कुछ होता है। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट कंपनी, वहाँ से मुझे पता चला
कि आईपी जैसा भी कुछ इंडस्ट्री है हुँ, और वहाँ से फिर मैंने जर्नी चालू किया। आई वर्क्ड विद देम ऑलमोस्ट 3 एंड हाल्फ इयर्स। 3 साल में मैंने काफ़ी सारे रोल रोल चेंजेस किए। रिसर्च साइंटिस्ट में मैं जॉइन हुआ था। अ, लास्टली आई एग्जिटेड एट सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। तो मैं पूरे ऑपरेशंस देखता था उनके ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अ अ, ऑल आईपी रिलेटेड वर्क। फिर उसके बाद ड्यू टू सर्टेन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस आई हैव शिफ्टेड टू, मतलब मुझे शिफ्ट करना पड़ा होम टाउन में। और अगेन बैकग्राउंड था टेक और आईपी का बैकग्राउंड, और यहाँ पे इतना जॉब नहीं था। देन थॉट कि खुद का ही फिर क्यों वेंचर ना किया जाए, ओके, क्योंकि मैं साथ में मेरा जॉब रोल था रिसर्च एनालिस्ट, और साथ में मेरे पास सफिशिएंट टाइम मिलता था, तो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग। ओके, सो वीकेंड में हमारा वीकेंड छुट्टी रहता था, तो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा मतलब पैसा वो टाइम पे मिल जाता था। तो मैं फिर वही क्लिक हुआ कि तो अपना ही खुद का ना किया जाए। तो फिर खुद का कंपनी यहाँ पे सूरत में स्टार्टेड। फिर उसके बाद तो देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। फिर फुल फ्लेज आईपी में हम लोग चले गए, तो हम लोगों का अभी 2 डिवीज़न है। हुँ, वन इज़ अ इंटरनेशनल डिवीज़न जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, एंड वन इज़ अ डोमेस्टिक डिवीज़न, वहाँ पे जी, जो इंडियन क्लाइंट्स हैं हमारे, एमएसएमई ले लो, लार्ज एंटिटीज़ ले लो, या स्टार्टअप एंड एकेडमिक और इंडिविजुअल हुँ, इवेंट्स। तो हम सबको आईपी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में फुल सपोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया उनका होता है, उनको नर्चर करने से लेके उनको एंश्योर करना कि वो पेटेंटेबिलिटी के लिए, मतलब पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, नहीं करता है, हुँ, टिल ग्रांट ऑफ अ पेटेंट हम पूरा फुल फ्लेज सपोर्ट देते हैं उनको। ओके, बहुत मतलब आपको पैटर्न इंडस्ट्री के जब आप जॉइन हुए तब उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, हाँ, तो उनको भी पैटर्न के बारे में जानना है कि भई अपने जो भी आइडिया है, हाँ, उसको कैसे प्रोटेक्ट करवा पाएँ। या तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी कोई इनोवेटिव थिंग्स पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज़ें मेरी है, वो मैं कैसे क्लेम कर पाऊँगा? ओके, तो पहले तो आईपीआर के बारे में बताएँ, व्हाट इज़ आईपीआर? उसमें कौन-कौन से टाइप होते हैं? हाँ, उसके बारे में चीज़ बताइए। ठीक है। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है वो कई टाइप की होती है। पेटेंट इज़ वन ऑफ इट्स टाइप। तो पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क वेरी मच फ़ैमिलियर। हुँ, अभी जो लोग जितना बिज़नेस करते हैं उनको पता है कि ब्रांड प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ट्रेडमार्क लोग अवेयर है इतना अभी। यस, अ, अदर फॉर्म है दैट इज़ कॉपीराइट, अ, और है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये 4 जो है वेरी पॉपुलर है इन अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव। दूसरे भी आईपीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेमीकंडक्टर के रिलेटेड राइट्स है, जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। दीज़ आर द अदर काइंड ऑफ आईपीज़, प्लांट वैराइटीज़ है। ओके, बट कमर्शियली इतना एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है जितना पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिज़ाइन हुआ है। तो सही है। कमर्शियली जितनी भी एक्सप्लॉइटेशन कंपनीज़ जो मार्केट में है, ये 4 आईपीज़ मेजरली यूज़ करती है। सही बात है। तो आईपी का रोल कहाँ रहा है सर? इम्पोर्टेंट अबाउट आईपी के आईपी का इम्पोर्टेंस क्यों है? मतलब मैं क्यों आईपी कर रहा हूँ? ओके। अ, सी अभी जो शिफ्ट हुआ है लास्ट 10 साल में विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी। पहला आईपी जो था दैट इज़ कि मैं ना कराऊँ तो भी चलेगा। अभी आईपी जो है इट्स लीगल राइट्स। हुँ, मतलब आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो दैट इज़ वर्चुअल, वो वर्चुअल एसेट है, दिखती नहीं है। बट उसके ऊपर आपको इतना ही राइट मिलता है जितना आपको फिज़िकल एसेट पे मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गोल्ड है और गोल्ड कोई चोरी करके ले जाता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, वापस गेन कर सकते हो। जी, सिमिलरली आइडिया है आपका, आपने पेटेंट करवा लिया है, पेटेंट कोई कॉपी करेगा, तो सिमिलर मैनर में आप उसको भी केस फाइल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। हुँ, अच्छा, तो आइडिया और पेटेंट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है, इट इज़ एन एसेट, वो एक एसेट क्लास ही है। तो कंपनीज़ जो है अभी सारे एसेट्स बिल्ड करती है हुँ, और उसको कैपिटलाइज़ करती है, उसको यूज़ करती है और उसको बैक
मिलता है स्टैट्यूट, एक्ट से, लॉ से। जैसे हमारा मकान होता है, वो मकान का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही ये पेटेंट होता है या कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, गवर्नमेंट आपको सर्टिफ़िकेट देती है कि हम इसको अलाउ करते हैं, आपको ग्रांट करते हैं और आपके पास मोनोपोली राइट है, आप उसको यूज़ करो और बाकी को आप अवॉइड कर सकते हो। कोई कॉपी कर रहा है, आप केस फाइल करो और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अच्छा। इसका मतलब ये है कि मैं कोई अच्छी कोई चीज़ें बनाऊँ जो इनोवेटिव है, हाँ, तो उसको मैं रजिस्टर्ड पेटेंट में गवर्नमेंट में करा सकता हूँ और हाँ, उसके बाद में वो आइडिया मेरा ही है, हाँ, ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूँ। एग्ज़ैक्टली। तो वही चीज़ें हुई। तो ये हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब आज के युग में सभी के पास कुछ ना कुछ नया आइडिया होता है, या तो कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, सभी के पास यूनिटिव थॉट्स है कि भाई ये वाली चीज़ें मैं बनाऊँगा। तो येस। मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप गलती कर रहा है कि वो आइडिया आइडिया प्रोटेक्ट नहीं करवा पा रहा है। स्टार्टअप का डेफिनेशन ही है कि हाँ, आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, तो ही आप स्टार्टअप की कैटेगरी में आते हो। सही है, अगर आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो मतलब आप जो चीज़ें चल रही है उससे कुछ अलग कर रहे हो। सही है, तो अलग कर रहे हो तो उसको तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो बाकी के लोग तो ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। तो आप जो रिसोर्सेस, मनी, टाइम, पैसा लगा लगा रहे हो अपने वेंचर के ऊपर, उसको और कैपिटलाइज़ मतलब कोई और बंदा कैपिटलाइज़ कर लेगा। तो प्रोटेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आप स्टार्टअप हो, आपके पास कुछ भी इनोवेटिव चीज़ है, तो पहले उसको प्रोटेक्ट तो करवाना ही करवाना है। दैट इज़ एसेंशियल थिंग। सही है। जैसे आपने बताया कि भाई आईटी आईपी का इम्पोर्टेंट क्या है, तो और आईपी कैसे वर्कआउट होता है। लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन-कौन से आईपी को अपने आइडिया में लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक थोड़े एग्ज़ाम्पल से मुझे थोड़े बताएँगे? ये मतलब ये आप अज़्यूम कीजिए कि ये मेरा प्रोडक्ट आइडिया है, ठीक है, तो मैंने बना दिया है, ओके, सारी चीज़ें। मतलब ये इसका फंक्शन ऐसे वर्कआउट किया, ठंडा पानी तो सब लोग देते हैं। इसमें हम मैं गरम भी रख सकता हूँ, ठंडा भी रह सकता है। और वो मैं एप्लीकेशन से अपना टेम्परेचर भी मेज़र कर सकता हूँ कि भाई इसमें अभी कितना टेम्परेचर है, और उसको मैं प्लस एंड माइनस हर एक तरह मेज़र कर सकता हूँ। ओके, तो अभी इसकी मैंने प्रोटेक्शन करवाने के लिए मैं अभी क्या-क्या करवा सकता हूँ इसको? ओके, ठीक है। चलिए ये एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटल है, जी। जो आपका पानी ठंडा रख सकता है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ। ये आपका यूनिक बॉटल है, जो ठंडा-गरम दोनों कर सकता है। जी। आपको वार्म वाटर चाहिए, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से वो टेम्परेचर सेट कर दीजिए, वो हो गया। यस। तो ये चीज़ हो गया कि ये के लिए आप क्लेम कर रहे हो कि ये आपका नया चीज़ है, हुँ। जो ठंडा-गरम दोनों रख सके। जी। और ऐसा प्रोडक्ट हम ऐसा सोच के चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, नहीं है। नहीं है। ये आइडिया कहीं पे भी पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है। सर पब्लिक डोमेन में मतलब मैंने आइडिया किसी को, या तो मेरे न्यूज़पेपर में कटिंग आए हो, या तो मैं कहीं पब्लिकली डोमेन में मैंने एक्सप्लोर किया हो सारी चीज़ें, तो मैं इसको प्रोटेक्शन करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता? पब्लिक डोमेन में वही वही चीज़, ये अच्छा क्वेश्चन है। जी। पब्लिक डोमेन मतलब आपका आइडिया कहीं पे भी पब्लिश नहीं होना चाहिए इन एनी फॉर्म, ओह! कोई भी फॉर्म में। वो यूट्यूब में आपने वीडियो पब्लिश कर दिया या फिर आपने प्रोडक्ट का इमेज विथ फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है, ये आपने पेपर कटआउट दे दिया, मैगज़ीन में डाल दिया, ब्लॉग में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है कि ये पब्लिक डोमेन में पब्लिश हो गई। अब इसमें एक प्रोविज़न प्रावधान जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट रूल में आया है, उसमें आया है कि आप एज़ अ इन्वेंटर आप एक ग्रेस पीरियड क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा आइडिया है और विदिन अ 1 ईयर ये मेरे से पब्लिश हो चुका है, ओके, यहाँ-यहाँ पे पब्लिश हुआ है और ये ग्रेस पीरियड मैं क्लेम करना चाहता हूँ कि विदिन अ 1 ईयर अभी मेरे को ये पेटेंट फाइल करवाना है। सही है। तो दैट ग्रेस पीरियड इज़ अवेलेबल। ये गलती हो गई तो अभी ये प्रोविज़न है, जो 2024 का रूल्स अमेंडमेंट आया है, उसमें ये प्रोविज़न किया गया है। मतलब सर कोई भी स्टार्टअप है या तो कोई बिज़नेस पर्सन है किसी का रियल में एक्चुअल जो आइडिया है, हाँ, तो उनको पब्लिश नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। जब तक रिकमेंडेड इज़ हाँ, रजिस्ट्रेटेड पैटर्न में नहीं हो तब पेटेंट तक। फाइल कर दो आप। फाइल करने के ओके, बाद आप उसको पब्लिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। पेटेंट का थंब रूल यही है, फर्स्ट टू फाइल। जो पहला फाइल करेगा, उसको राइट उसका मिलता है। तो ओह! फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पब्लिश कर दिया, ग्रेस पीरियड क्लेम नहीं किया है और दूसरे बंदे ने उसको फाइल कर दिया जी, और वो भी अनइंटेंशनली मतलब वो दूसरी जगह पे है और अपने आप उसने डेवलप किया है, बट उसने पहले फ़ाइल कर दिया। ओके, अब आपको देख के किया, नहीं देख के किया, वो तो मतलब
एक स्क्रूटिनी करना पड़ेगा कि ये आप प्रूव करना पड़ेगा कि इसने मेरा देख के किया है, अगर आप ये क्लेम हाँ, करते हो तो। ओके, तो इन्वेंट आपने किया, बट आपने गलती कर दी उसको पब्लिश करने की और दूसरे बंदे ने फाइल पहले कर दिया, सही है। तो राइट उसको मिल गया। जी, तो रिकमेंडेड इज़ फर्स्ट टू फाइल। जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आता है, आप उसको पीस ऑफ पेपर में नोट डाउन कीजिए कि ये मेरा आइडिया है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे फीचर है इसमें, ये फंक्शनैलिटी डिलीवर करेगा। स्केचेस बनाइए, ड्राइंग बनाइए ताकि ये सारा डिटेल्स हम पेटेंट ऑफिस को सबमिट कर सकें। सही है, ठीक है। तो उसपे ये हाँ, उ तो ये आइडिया एक बार वैलिडेट हो जाता है कि हाँ, ये आइडिया है, उसको वैलिडेट करो, एक बार सर्च करके देख लो। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स सर्च भी प्रोवाइड करके देती है आपका आइडिया वैलिडेट करके कि आप आपका जी, आइडिया पेटेंटेबल है भी या नहीं है। ओके, तो हम लोग ये सपोर्ट भी देते हैं। तो आइडिया आपका जो भी है आपको एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। उसके पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कहीं पे भी डिस्क्लोज कर रहे हो उसके पहले एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है। ओके, आप उसको एनडीए बोलो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, ओके, वो एक करना इज़ एसेंशियल। हुँ, क्योंकि आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया है बट आप डिस्क्लोज़ कर रहे हो और सामने वाला ये चीज़ कहीं पे डिस्क्लोज़ या यूज़ ओह! नहीं करेगा या पब्लिश नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ सिंपल एग्रीमेंट बट वो आपके आइडिया को प्रोटेक्ट रखेगा। ये एक बार आपका हो गया, फिर आप इसको पेटेंट में फाइल करवा दो। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका फंक्शनैलिटी है, वो पूरा चला जाएगा पेटेंट के अंदर। वॉव! अब पेटेंट तो हो गया, अब मुझे इसको मार्केट में लॉन्च करना है, तो आपने बोला कि सर इसका मैंने कुछ नेम रखा है। जी, तब ये नेम काम आएगा कि अब इसको लोग जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो उसको आपको नेमिंग, तो आपको उस ब्रांड नेम एक क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप उसको नेम देते हो और जो नेम होता है आपका, उसको आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो ट्रेडमार्क में। हुँ, अब वो नेम के साथ-साथ कोई सिंबल भी हो सकता है साथ में पैरेलली। इवन कोई ट्रेडमार्क है, मतलब एक म्यूज़िक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेकंड, 10 सेकंड एक जिंगल है, जो बजता है तो यू कैन एसोसिएट विथ अ पर्टिकुलर ब्रांड। फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया का फ़ोन आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, हाँ, तो एक ट्यून बजता ट्यून बजता है। है ना? तो आपको पता है या नहीं पता है, बट सामने वाले को वो पता चल जाएगा, वो जैसे ही ट्यून सुनेगा कि वो ये नोकिया नोकिया का का ही फ़ोन है। फ़ोन तो ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट वही है कि आप ऐसी चीज़ों से अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करवाइए, जो कंपटीटर की ब्रांड से उनसे। सही अगर बात आप है। करवा सकते हो, वो विज़ुअली हो सकता है, वो साउंड से भी हो सकता है। वॉव! अभी आईपीएल का म्यूज़िक बजता है मतलब अब 6 बजे बजता है लग चलो टीम बने हैं ड्रीम 11 पे, तो एक म्यूज़िक हाँ, भी बजता है, एक जिंगल कि भाई तो सबको पता चल जाएगा भाई वही म्यूज़िक उसका ही है। एग्ज़ैक्टली। अब ये सही साउंड की बात जब है। बात आती है, तो इसमें मतलब 2-4 चीज़ें हो जाती है साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड जो है, वो आप ब्रांड को भी एसोसिएट कर सकते हो। जी, जैसे नोकिया वाला हमने एग्ज़ाम्पल लिया, आईपीएल वाला एग्ज़ाम्पल लिया। बट उसके जो म्यूज़िकल नोट्स है ना? तो म्यूज़िकल नोट्स वापस चले जाएँगे कॉपीराइट में। ओके, दोनों अलग चीज़ है। हाँ, पर आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है उसमें। अच्छा, एक ही चीज़ के लिए आपको 2 प्रोटेक्शन। तो साउंड के ऊपर आप इफ वो ब्रांड को रिप्रेज़ेंट करता है, तो हुँ, उसको ट्रेडमार्क भी मिल जाएगा और म्यूज़िकल नोट्स को उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। सही बात है। सिमिलरली जो ट्रेडमार्क होता है, उसमें आप कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट करते हो, हुँ, आर्टिस्टिक डिज़ाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोगो आपने शायद अगर नोटिस किया है, तो देखा होगा कि अप का जो लोगो है, अवध हाँ, हाँ, अवध ग्रुप का जो लोगो है दैट इज़ कॉपीराइटेड। वो ट्रेडमार्क तो जा ही सकता है और उन लोगों का क्या ही है, बट इसमें कॉपीराइट भी कर सकते हो, बट जो उसमें क्रिएटिविटी है, हुँ, उसको ही आप कॉपी करवा सकते हो, कि नाम आप लिखते हो, तो वो ट्रेडमार्क करवा सकते हो। तो इसके ऊपर आप पेटेंट करवा लिया, ब्रांड नेम के लिए आपने ट्रेडमार्क करवा लिया। जी, इसका अगर पैकेजिंग है बहुत बढ़िया-सा, अच्छा-सा और उसमें हाँ, लीफलेट लगा हुआ है हाउ टू यूज़, तो उसका जो कंटेंट होगा, वो आप कॉपीराइट करवा सकते हो। सही है। चौथी चीज़, अब ये कैसी दिख रही है बॉट एस्थेटिक, आप आँखों से किसी भी चीज़ को देखते हो, अगर वो आर्टिकल का जो शेप है, तो शेप आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। अच्छा डिज़ाइन भी पैटर्न कर सकते हो। हाँ, डिज़ाइन भी आप करवा सकते हो। तो सही है, शेप आप अल्टर करो और वो आपका अलग डिज़ाइन हो गया, उसके आप ऊपर आपको अलग डिज़ाइन मिल जाएगा। सही है। और ये बॉटल है, तो बॉटल से एक मेरा क्लाइंट याद आता है, द शेप ऑफ बॉटल।
तो अर्लियर जैसे मैंने बोला कि हमारा एक इंटरनेशनल डिवीज़न भी है, हुँ, उसमें हम लोग काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं। हमारा एक क्लाइंट है फ्रॉम फ्रांस फ्रांस। फ्रांस से। तो दे आर वेरी मच into the alcohol business, हुँ, specifically into the वोडका। ओह! और वोडका की जो बॉटल्स आती है, वो आपने देखा होगा अगर तो दैट ऑलवेज कम्स इनटू यूनिक शेप। यूनिक शेप। उनके शेप जो होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। आप बाहर से देखोगे तो ही वो रिच एंड प्रीमियम लगती है। सही है। तो हमारे क्लाइंट जो है दे आर होल्डिंग मतलब उनका अच्छा पोर्टफोलियो है हुँ, शेयर होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ वोडका ब्रांड। तो उनका जो बॉटल का शेप है, उनके जितने भी डिज़ाइन्स प्रोटेक्टेड है, नए जो भी डिज़ाइन्स, नए ब्रांड जो भी लॉन्च करते हैं, हुँ, नए प्रोडक्ट्स, तो उनके शेप का जो है मॉनिटरिंग का काम हम करते हैं, कि वर्ल्ड में बाकी की वोडका कंपनीज़ कौन-सी बॉटल में यूज़ कर रही है और उनका जो बॉटल्स है, उसका रीसेम्बल मतलब कॉपी करके या सिमिलर दिखने वाला कोई बॉटल है या नहीं है। हुँ, सो दैट काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड इंटेलिजेंस वर्क हम लोग करते हैं, ये फ्रेंच क्लाइंट्स के लिए हमारे। सही है, तो प्रोटेक्ट करना तो ज़रूरी है, बट साथ में मॉनिटर और एनफोर्स करना भी ज़रूरी है। सही है। अ, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि एक बार प्रोटेक्शन कर लिया, यूजुअली इंडिया में जी, क्या होता है क्लाइंट का कि आईपी मिल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल पेटेंट मिल गया, हुँ, डिज़ाइन मिल गया, तो अब हमारे पास तो मोनोपोली आ गया, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर इतना ही इम्पोर्टेंट है उसको वॉच रखना, मॉनिटर करना कि और कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है और कर रहा है तो उसके ऊपर लिटिगेशन सूट फाइल करना। उसको आप अलग अंदाज से देखो, अलग अलग नज़रिए से देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका घर है, उसके ऊपर कोई अवैध कब्ज़ा कर लेगा, तो आप क्या करोगे? मतलब मेरे पास दस्तावेज़ है पूरा, और मैं हाँ, बता सकता हूँ कि ये घर मेरा है। हाँ, तो मतलब पुलिस में जाओगे, कोर्ट में हाँ, कोर्ट जाओगे, में जो जाऊँगा, भी हाँ, अथॉरिटी है उसके पास यस, जाओगे, आप हेल्प लोगे। जी, अब अगर आप हेल्प नहीं लोगे, तो क्या होगा? वो तो मेरे घर पे चढ़ जाएगा बे डेफ़िनिटली, सीधी-सी बात है ना, कब्ज़ा कर लेगा पूरा। तो आपका तो लॉस है। लॉस है, मतलब तो पूरा लॉस है। सिमिलरली जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स है, आपका जो पेटेंट है, आपका जो ट्रेडमार्क है, जो आप प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हो अपने, अगर वो कोई दूसरा कॉपी कर रहा है, तो वो तो मतलब आपका मेहनत, आपका पैसा और वो फ्री में यूज़ कर रहा है। हाँ, लेकिन वो सर मेज़र कैसे कर पाऊँगा मैं? लेकिन मैंने अब लेट्स अज़्यूम मैंने जैसे बताया कि हाँ, बॉटल मेरी यूनिक है। ये फ्यूचर मैंने पैटर्न भी फ़ाइल किया, आपने हाँ, जितने भी फंक्शन बताए वो सारे मैंने फ़ाइल करके राइट, रन कर दिया और मुझे राइट, पैटर्न मिल भी गया, ऐसा मैं राइट, अज़्यूम कर रहा हूँ। राइट, तो अभी मुझे कैसे पता है कि ये सिमिलर बॉटल मेरी से कोई बेच नहीं रहा है? मैंने ब्रांड बहुत सारी देखी है भाई, एडिडास का एडिडास से होता है, ठीक है, लक्स का लक्स होता है। राइट, तो डुप्लीकेट ब्रांड मतलब जो जनरल टर्म्स में बोले तो हाँ, डुप्लीकेट ब्रांड बहुत सारी है। तो एग्ज़ैक्टली, उसमें अभी जो लो लेवल पे जो काम करते हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हाई लेवल पे बड़े-बड़े जो ब्रांड है, येस, सिमिलर अपना कॉपी पेस्ट करते हैं, हाँ। तो उसको हम कैसे जान पाएँगे और उसको मैं डैमेजेस क्लेम कैसे कर पाऊँगा? देखिए ये पूरा लिटिगेशन का प्रोसेस है, जी। बट लिटिगेशन मतलब लॉ सूट करने से पहले हुँ, जानना ज़रूरी है कि इन्फ्रिंजमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है हुँ, और कौन इन्फ्रिंजर है। मतलब आप लिटिगेशन करोगे, तो किसके खिलाफ करोगे? यस, तो उसके सही। पहले जानना पड़ेगा कि हुँ, कौन कॉपी कर रहा है। तो उसके लिए तो आपको ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको खुद सर्च करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। आप उसको गूगल अलर्ट डाल दो, दूसरे जो अलर्ट वाले एल्गोरिदम्स हैं दैट इज़ अ प्राइमा फेसी वो आप यूज़ कर सकते हुँ, हो, हुँ, 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 ताकि आपको अलर्ट रेगुलर मिलता रहे। अनदर वे इज़ यू कैन टेक अ कंसल्टेंसी फ्रॉम द कंसल्टेंट्स कि वो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे कि आपके प्रोडक्ट में ये हो रहा है, ये सिमिलर कॉपी कर रहा है। तो आपको डेटा मिलता रहेगा, फिर आपकी टीम जो इंटरनल टीम है, वो उसको कंपाइल कर लेगी कि हाँ, रियली में इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, कौन पार्टी है और फिर लिटिगेशन चालू होता है। बहुत सही है। सर, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग अभी मुझे माइंड में थॉट्स आए कि भई मेरी कोई प्रोडक्ट है, आपने जैसे बताया मैंने प्रोटेक्ट करवा लिया। हाँ, अब ये बात हो गई कि भाई अभी उसको मैं प्रोटेक्ट करने के बाद लो शूट फाइल करूँ या डैमेजेस क्लेम करूँ, येस, ठीक है? तो उससे पहले आ जाते हैं कि भाई पैटर्न के कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं? इनिशियल कि पहले मैं पैटर्न फाइल करूँ, उसके हाँ, बाद मैं कैसे-कैसे आगे बढ़ पाऊँ? उसके ओके, बारे में मतलब कोई भी स्टार्टअप है
यहाँ बिज़नेसेस है, जिसको भी अभी ब्रांड के बारे में पेटेंट करवानी है, उसको प्रोटेक्ट करवाना है, तो उसके स्टेप कौन-कौन से होते हैं? ओके, सी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, आप चारों में चले जाओ, 70-80% सिमिलर स्टेप्स रहते हैं। जी, पहला प्राइमा फेसी स्टेप रहता है कि वैलिडेट करना, आपने जो यूनिक आइडिया बनाया है, वो रियली में यूनिक है। तो आपको नॉर्मल एक सर्च करना पड़ेगा, आप गूगल सर्च कीजिए, तो पेटेंट डेटाबेस में सर्च करना पड़ेगा। कौन-कौन से फ्री डेटाबेस है डेटाबेस सर? जो है, गूगल पेटेंट इज़ अ फ्री डेटाबेस। ओके, फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का पेटेंट स्कोप करके है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का, दीज़ आर द वर्ल्ड वाइड डेटाबेसेस। बाकी हर एक पेटेंट ऑफिस के मतलब खुद के तो मैं है। यहाँ पे सर मैं तो इंडिया में फाइल कर रहा हूँ, मुझे वर्ल्ड वाइड सर्च करने मुझे एक्चुअली बिज़नेस भी इंडिया में ही करना है, मुझे गॉट इट। फॉरेन में नहीं करना है। वो बहुत सिंपल है, मतलब मैं राइट, बॉटल में बना रहा हूँ, तो ये बॉटल मुझे इंडिया में ही बेचनी है। राइट। फॉरेन में अभी मैं जाने का भी सोच ही नहीं रहा है, तो मैं अभी इंडिया के बाउंड्री में अभी फाइल नहीं करवा सकता। मुझे वर्ल्ड वाइड सर्च करना पड़ेगा। ओके, आपका फाइलिंग जो राइट होता है टेरिटोरियल, मतलब आपका राइट होगा, आप इंडिया से फाइल करोगे, आपका राइट होता है इंडिया में, ओह! इंडिया पुरता ही सीमित रहता है। बट आपका जो सर्च होता है, पेटेंट ऑफिस जो एग्ज़ामिन करती है, वो वर्ल्ड वाइड करती है। मतलब आपका आइडिया जो है वो यूनिक होना चाहिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे। इसीलिए ये 2-3 जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो वर्ल्ड वाइड पेटेंट सर्च आपको प्रोवाइड करती है, फ्री में। आपको मतलब कीवर्ड डालना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है, नोवेल फीचर्स है, उसको आपको डालना पड़ेगा उसमें, और उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मुझे ये सर्च करना पड़ेगा, मेरे जैसा डिवाइस किसी ने ना बनाया हुआ हाँ, हो, वो मुझे देखना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली, और बनाया है तो उसमें मैं कुछ नया क्या डालूँ, यस, और जो तो नयापन क्रिएटिविटी है, उसी को आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम कर सकता हूँ। हाँ, जी, आगे के स्टेप बताइए सर? ठीक है, ये एक बार वैलिडेट हो गया, यस। उसके बाद आपको फॉर्म्स फिल अप करने हैं, जो हुँ, इंडियन पेटेंट ऑफिस में सबमिट करना है। ऑनलाइन, ऑफलाइन आप दोनों तरीके से कर सकते हो। वो पेटेंट का ड्राफ्ट हो गया रेडी, फॉर्म फाइल कर दो, गवर्नमेंट फीस भर दो, और पेटेंट ऑफिस स्टार्ट करेगी अपना एग्ज़ामिनेशन। ओके, वो ड्यूरेशन के बाद होता है, पेटेंट फाइल होता है, उसके बाद पब्लिकेशन होता है, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन होता है। ओके। तो एग्ज़ामिनेशन में पेटेंट ऑफिस विल कम विथ प्रायर आर्ट्स, कि हमको ऐसा लगता है कि ये 2-3 आर्टिकल है, 2-3 पेटेंट है, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट और सिमिलर हमें लगते हैं। तो फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजी आता है कि या फिर आप एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप उसको डिफेंड करो, ओके। है ना? तो डिफेंड जैसे करोगे आप, तो डिफेंड में आप क्या करोगे, 100% डिफेंड करोगे कि नहीं ये तो अलग ही है, और उसको प्रूव करोगे आप। हुँ, या फिर आप अपने एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन को अमेंड करोगे कि हमें लगता है कि ये 2-3 फीचर आउट ऑफ 7-8 फीचर्स, 2-3 फीचर हमें लगता है कि हाँ, ये 3 पेटेंट में आ रहे हैं। बाकी के 4 जो है फीचर्स वो नहीं आ रहे हैं। हुँ। तो अब हम हमारा क्लेम का स्कोप जो 7 फीचर्स था उससे कम करके हम लोग 4 फीचर्स पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। और फिर रिप्लाई सबमिट करना होता है। रिप्लाई सबमिट कर दो, पेटेंट ऑफिस एग्ज़ामिन करके सैटिस्फाई हो जाता है तो आपको ग्रांट कर देगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ऑब्जेक्शन देगी ही नहीं, ऐसे ही ग्रांट कर देगी। अच्छा, ऑब्जेक्शन है, तो फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट आएगा, उसका रिप्लाई सबमिट कर दो रिटर्न में, फिर वापस एग्ज़ामिनेशन होगा, री-एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद आइदर ग्रांट या फिर फाइनल स्टेज ऑफ हियरिंग। तो सर तो डेट ऑफ फाइलिंग से लेके और मेरा डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन तक मतलब पेटेंट ग्रांट हुए, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन मुझे कितना लगेगा? टाइम ड्यूरेशन वेरीज़ कि आप कौन-सा रूट सिलेक्ट करते हो। फॉर हाँ, फास्ट एग्ज़ाम्पल एंड फास्ट रूट मैं करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी अभी मुझे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं अभी कौन-सा रूट मैं चूज़ करूँ जल्दी से अभी? जल्दी जो है इन व्हिच आप अर्ली पब्लिकेशन ऑप्ट कर सकते हो। ओके, तो 18 महीने का जो पब्लिकेशन का जनरल टाइम होता है, उससे आपका विदिन 1 मंथ हो जाता है। ओके। तो आप 17 मंथ वहाँ पे आपने रिड्यूस कर लिए। फिर दूसरा जो आता है एक्सेलरेटेड हुँ, एग्ज़ामिनेशन, वो ऑप्शन जो है हर एक को अवेलेबल नहीं है। तो प्रोविज़न है उसके कि किसको अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से वन ऑफ द एप्लीकेंट इज़ फीमेल एप्लीकेंट, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल स्टार्टअप्स दे कैन ऑप्ट फॉर दिस एक्सपेडिटेड एग्ज़ामिनेशन, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो ऑप्ट कर सकती है। जी, तो आपने एक्सपेडिटेड एग्ज़ामिनेशन ऑप्ट किया है, लेट अस प्रिज़्यूम अर्ली पब्लिकेशन एंड एक्सपेडिटेड एग्ज़ामिनेशन। हुँ, तो आपका मैक्सिमम टाइम जो है 6 से 8 महीना, विदिन 1 ईयर आपका वो ग्रांट हो जाता है। हो जाएगा। यस। सही बात है ये तो।
इंडिया में सर कहाँ कौन-कौन से ऑफ़िस कहाँ-कहाँ पे है? मतलब पैटर्न मुझे करवानी है तो मुझे कौन-सी ऑफ़िस लगेगी? अ, मेजरली हमारी 4 ऑफ़िसेज़ है, 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं हाँ, हमारे, उसी में है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ पे हमारे 4 पेटेंट ऑफ़िस है। नागपुर में भी एक डिवीज़न ऑफ़िस है। अच्छा, ट्रेडमार्क का अगर देखें तो ट्रेडमार्क के 4 ऑफ़िस यहाँ पे तो होते ही है। अहमदाबाद एक एडिशनल ऑफ़िस है गुजरात में। ओके। तो जब भी मुझे फ़ाइल करवाना है तो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कर हाँ, ऑनलाइन सकता हूँ? एप्लीकेशन आप कर सकते दैट उसके इज़ बोले ईज़ी एंड कन्वीनिएंट हाँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप ऑफ़लाइन करते हो तो जो गवर्नमेंट फ़ीस होता है, उसमें 10% आपका बढ़ जाता है। मतलब ऑफ़लाइन फ़ीस का 10% डिस्काउंट होता है ऑनलाइन में। ओके, सही बात है। तो ऑनलाइन ही अभी तो ऑनलाइन प्रेफ़रेबल येस, ऑनलाइन इज़ प्रेफरेबल, क्वाइट फ़ास्ट इसमें तो आपको वहाँ पे जाना है, नो वहाँ प्रिंट पे करके सब प्रिंटिंग सबमिट सबमिट करना करना है, है, लॉन्ग प्रोसेस है। सही है। सर आप कोई एग्ज़ाम्पल बताओ तो आपके कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन आपको अच्छी तरह मिला हो और वो अभी अच्छा-सा काम कर रहा है, वहाँ पे अभी कोई इसकी स्टोरी आप बता पाओ तो? ओके मतलब व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से मैं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं लेता हूँ, ईज़ी जी। टेक्नोलॉजी जी, लेता जी। हूँ और हमारे सूरत के ही है एक इन्वेंटर जिन्होंने एक प्रॉब्लम सोचा था कि अ, जो मेट्रो सिटीज़ है, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, तो रूम स्पेस जो है वो बहुत कम हो रहा है। हाँ, तो स्पेस सेविंग फर्नीचर दैट इज़ अ इंडस्ट्री वहाँ पे उन्होंने सोचा कि वहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं नया। तो उन्होंने एक नया बेड असेंबली बनाया है। उसको आप बेड में भी यूज़ कर सकते हो, सोफ़ा में भी यूज़ कर सकते हो। वॉव! वो मतलब वॉल माउंटेड बेड असेंबली जो होता है वो। अब वॉल माउंटेड बेड असेंबली ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये नया चीज़ है। जी, वो ऑलरेडी बाकी कंपनीज़ कर रही है। बट इन्होंने ऐसा मतलब इनोवेशन किया है कि जो वॉल माउंटेड बेड असेंबली जो मार्केट में मिल रही है, उसके हाफ प्राइस में और उससे बेटर। तो उसमें जो अननेसेसरी कंपोनेंट्स थे, जिसका ज़रूरत नहीं था, वो उन्होंने साइंटिफिकली इन लोगों ने निकाल दिया ओके, और जितना ज़रूरी है, उतना ही यूज़ करके और उसको मोर इफेक्टिवली और वॉल बेड जो है इज़िली अप एंड डाउन होना चाहिए। दैट मैकेनिज़्म दे हैव प्रोवाइडेड। तो ये इन लोगों ने पेटेंट करवाया और उसको स्केल अप किया। अभी वॉव! वो लोग मतलब अपना खुद का शोरूम सूरत में खोला हुआ है एंड दे आर सेलिंग इट टैगिंग कि हमारा ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये अमेज़न पे मतलब धड़ाधड़ बिक रहा है अभी। अरे! क्या बात है। तो सही है मतलब आईपी का इम्पोर्टेंस बहुत है। जो भी स्टार्टअप देख रहे हैं या तो कोई बिज़नेसेस देख रहा है, तो आप जो भी सोच रहे हो माइंड में, पहले आपको लग रहा है कि सच में यूनिक थिंग्स है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो पहले फर्स्ट टू फाइल। सर ने जैसे बताया कि फर्स्ट टू फाइल करो, जिससे आपको आपकी चीज़ों का प्रोटेक्शन आप कर पाओ। सही है ना सर? यस सर। जी। जी सर। सर कोई बहुत सारे स्टार्टअप है जो हमें देख रहे हैं और कहीं न कहीं उनका खुद का प्रोडक्ट भी है। हाँ, तो इनिशियल लेवल पे पैटर्न का कितनी अमाउंट का खर्चा आ सकता है? ओके गवर्नमेंट फीस क्या है पैटर्न की? ओके। गवर्नमेंट फ़ी जो है इंडिया में वेरी नॉमिनल है। पेटेंट का जो फ़ी है फाइलिंग फ़ी ₹1600 है गवर्नमेंट फ़ी। फिर जैसे हमने बोला कि उसको एग्ज़ामिनेशन फ़ी हुँ, हुँ, मैंडेटरी हुँ। है, ₹4000 मैंडेटरी फ़ीस 4000 एग्ज़ामिनेशन फ़ी। अर्ली पब्लिकेशन करवाते हो ₹2500 और एक्सपेडिटेड एग्ज़ामिनेशन करते हो तो 4000 और एडिशनल। तो क्युमुलेटिवली 12-13 हज़ार के पास आता है। अगर आप एक्सपेडिटेड एकदम फास्टेस्ट रूट में जाना चाहते हो, तो ये गवर्नमेंट फ़ीस होती है। सर गवर्नमेंट की कौन-सी पॉलिसी है जिससे स्टार्टअप बेनिफिट ले पाए पैटर्न के ओके, रिगार्डिंग? ठीक है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम है, हुँ, सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स हैं। जी। अ, पहले स्टेट की स्कीम की बात करते हैं, यस तो सर। स्टेट हम लोग तो गुजरात में बैठे हैं, तो गुजरात की एक स्टेट की एक वेरी पॉपुलर स्कीम है कॉल्ड स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, हाँ, एसएसआईपी। जी। एसएसआईपी। तो एसएसआईपी के अंतर्गत कोई भी स्टार्टअप हुँ, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 35 के नीचे है, 35 के बिलो वो सारे ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और उसमें पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के अंदर मिलेगा। आपको पेटेंट करवाना है, आपको ट्रेडमार्क करवाना है, कॉपीराइट, डिज़ाइन, आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन करवाना है, प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर लेआउट कुछ भी करवाना है। सारा पैसा इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फीस जो आपका अटॉर्नी जो चार्ज करेगा वो भी इसमें इंक्लूड कितना होता है। बेनिफिट मिलता है सर उसमें?
उसमें पेटेंट के लिए अप टू 75,000 75। 75,000 आपको मिलता है। इसमें इंटरनेशनल पैटेंट भी फाइल करवा सकता है? इंटरनेशनल पेटेंट का एक सेपरेट प्रोविज़न है, उसमें भी आप करवा सकते हो। हुँ। वो भी इंटरनेशनल का भी पूछना था कि सर मुझे इंडिया में अभी मुझे फाइल कर दिया मैंने, हाँ। तो मुझे हर एक कंट्री में अलग-अलग पैटेंट फाइल करवानी पड़ेगी? 2 रूट से आप जा सकते हो। एक रूट है आप हर एक कंट्री में अलग-अलग फ़ाइल कराओ जी। और दूसरा रूट है आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन हुँ, बोलते हैं, उसको फ़ाइल करो और उसके थ्रू आप नेशनल स्टेज में जाते हो। हुँ, तो इकोनॉमिकली वो बेटर रहता है और वो फ़ास्ट भी रहता है कंपैरेटिवली। सही बात है। ओके। ये हो गई स्टेट की स्कीम। हुँ, अ, फिर है स्टेट में एक दूसरी एमएसएमई के लिए या स्टार्टअप के लिए या इंडिविजुअल के लिए है, जिसका बिलो 35 एज है। एमएसएमई की भी एक स्कीम है। एमएसएमई की स्कीम के अंदर आपको अप टू 50,000 रुपीज़ प्रोफेशनल फीस आपको रीइंबर्समेंट मिलता है आपको। दैट यू कैन क्लेम आपको होना चाहिए आपका उद्यम। आपके पास उद्यम है और आपने पेटेंट फाइल किया, तो आपको 50,000 रुपए तक प्रोफेशनल फी आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। हुँ, और उसका लिमिट उसका ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो 25 लाख रुपए तक। अच्छा, मतलब क्यूमुलेटिवली फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने एमएसएमई ने 10 पेटेंट करवाई, 20 पेटेंट करवाई, तो उसका क्यूमुलेटिव 25 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके। तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो उसमें। मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, आप एक मतलब जो भी स्टार्टअप देख रहा है मुझे हमारे पॉडकास्ट को, तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई हुए है। यहाँ तो स्टेट और गुजरात की बात हो रही है, तो और इंडिया के लेवल की भी बहुत सारी पॉलिसी है जिससे स्टार्टअप बेनिफिट ले सकता है। तो आप ट्राई कीजिए, रीच आउट कीजिए, अलग-अलग पोर्टल पे जाइए, तो उससे आप आपकी पैटर्न को, आपको आइडिया को प्रोटेक्ट करवाइए पहले तो। यस। सेंटर की भी स्कीम है बट यूजुअली गुजरात के जो बच्चे होते हैं या फिर एमएसएमई वो यहीं की स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका जो लाइजनिंग है स्टार्टअप लोकल इंडिया की लाइजनिंग वेबसाइट पे हाँ जाके स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप सेंट्रल का पॉलिसी है उसको भी आप ऑप्ट कर सकते कर हो सकते हैं। बट उसके लिए मैंडेटरी आपको स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा डीआईपीपी सर्टिफिकेट चाहिए और जो डीआईपीपी रजिस्टर्ड पेटेंट अटॉर्नीज एजेंट्स है उनके थ्रू ही आप वो करवा सकते हो। पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो अभी इंडिया की बारी आएगी। तो हाँ। पहले तो मुझे वो बताइए, सबसे हाईएस्ट कौन-सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पैटर्न फाइल कराती है? Okay, surprisingly, China is ये leading in तो terms of filing. सब में आगे है। हाँ, तो चाइना इज़ लीडिंग तो मतलब वहाँ पे वही चीज़ इन लोगों ने और इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि कुछ भी इनोवेशन आप करते हो, पेटेंट पहले करवाओ। ओके, तो स्कूलिंग से ही बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इनोवेशन, पेटेंट, आईपी कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो सही। लोग पहले से करवाते हैं। और अपना दैट इज़ द रीज़न। और अपना इंडिया कौन से रैंक पे है सर अभी? ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग। में अगर देखें हम, तो ये जो हमारा 2024 का आया आई थिंक वी आर एट 42nd रैंक, सो व्हिच इज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड ओवर पास्ट 1 डिकेड हम मतलब 60-75 पे थे, वहाँ से हम लोग 42 तक जर्नी किया है और डाउन द लाइन इन नेक्स्ट डिकेड इफ वी सी तो डेफिनिटली वी सी एटलीस्ट इन टॉप 20। वाओ! गवर्नमेंट बहुत सारा बढ़ावा दे रही है पैटर्न यस, को और गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर सारा रही है। सपोर्ट कर रही है कि इंडिविजुअल, स्टार्टअप्स, एमएसएमई सारे आगे आए और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका बेनिफिट लेके आईपी प्रोटेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो इंडिया ये जो रैंक आपने बताया वो कहीं न कहीं कम है, और आगे बढ़ने के लिए इंडिया कौन-कौन से स्टेप ले सकता है, ये आपके हिसाब पहला से? जो स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है दैट इज़ इंसेंटिव्स लाइक स्कीम्स ताकि एमएसएमई और स्टार्टअप को का मतलब खुद का पैसा ना लगाना पड़े एट अ अर्ली स्टेज। और स्टार्टअप का जैसे अर्लियर हमने मतलब डिस्कस किया कि स्टार्टअप इटसेल्फ मतलब इनोवेशन। तो स्टार्टअप को पहला एडवांटेज दे दिया है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो साथ में कुछ इनोवेशन इंडेक्स है आपका, आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन है, तो सीधा आप पेटेंट का स्कीम ऑप्ट कर लीजिए, हम हुँ, आपको फुल फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। सही तो है। बाकी की जो गवर्नमेंट जो अभी टॉप 3 में आती है, वेदर इट इज़ चाइना, यूएस, यूके आप कोई भी ले लो, तो अ, ये जो इंसेंटिव्स है, सारे गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया था, इसीलिए इतना सारा पेटेंटिंग हो पाया। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी यही इनिशिएटिव लिया है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टअप इनोवेशन को प्रमोट किया जाए और एनकरेज किया जाए, जिससे हमारा इनोवेशन इंडेक्स बढ़े
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी प्रोटेक्ट हो और जो इसका जो इम्पैक्ट है जीडीपी पे ओह! अ, मेरा क्वेश्चन वही आने वाला था। हाँ, तो जीडीपी पे जो इसका इम्पैक्ट है उसका दिखे क्योंकि अभी आप देखो इफ यूएस आप देखो यूएस इतना बड़ा जीडीपी है ना? पर कैपिटा इनकम इनका बड़ा है। द रीज़न पॉपुलेशन हाँ, एक सम एक्सटेंट ठीक है, पॉपुलेशन तो है, बट एट द सेम टाइम उनका जितना मैक्सिमम रेवेन्यू आता है दैट इज़ फ्रॉम इनटेंजिबल एसेट। तो जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कैपिटलाइज़ करके जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो मैक्सिमम होता है। जी, तो अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से हट के दैट इज़ वी आर पॉपुलर विथ इंडिया इज़ वेल नोन फॉर सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। बट अभी हम लोग वो तो हमारा है ही कैपिटल बट उसको कैपिटलाइज़ करके, रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ करके जो भी इनोवेशन कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हम लोग अभी लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का पूरा फ़ोकस है एंड सपोर्ट है कि आप इनोवेशन कर रहे हो तो हमारा फुल सपोर्ट है थ्रू स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज़ कि आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए और इनोवेशन इंडेक्स को आगे लाइए। सही है। तो जो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था इन साइंस कॉन्क्लेव इन बैंगलोर आईआईएससी प्रोटेक्ट एंड प्रॉस्पर हाँ, है ना? तो प्रोटेक्ट कीजिए और प्रॉस्पेरिटी लाइए मतलब। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो डाउन द लाइन आप जो इनोवेशन कर रहे हो उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर पाओगे। कैपिटलाइज़ नहीं कर पाओगे तो मॉनेटरी गेन जो प्रॉस्पेरिटी है ओवरऑल वो आप ला नहीं पाओगे। सही बात है। तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है इसमें। जी, कीर्ति जी, बहुत सारे स्टार्टअप हमें देख रहे हैं और बिज़नेस भी बहुत सारे पर्सन हैं जो हमें देख रहे हैं। हाँ। तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? सी आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो या आप इंडिविजुअल हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप एमएसएमई हो, लार्ज एंटिटी हो, बट आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट में नया-नेस ला रहे हो, आप कंपटीटर से डिफरेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी एसेंशियल सही बात क्योंकि है। वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगा, आपको एक यूएसपी देगा, आपकी ब्रांड को डिफरेंशिएट करेगा। सीधा इम्पैक्ट आएगा आपके रेवेन्यू पे, आपके प्रॉफिट पे। हुँ, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, आपका कोई भी इनोवेटिव सॉल्यूशन हो, उसको प्रोटेक्ट पहले करवाइए, पेटेंट करवाइए, उसको डिज़ाइन करवाइए, बट करवाना इज़ नेसेसरी। पहला आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है, वो कौन-से कैटेगरी में प्रोटेक्ट होने के लिए एलिजिबल है। आप पेटेंट करवा सकते हो उसके ऊपर डिज़ाइन करवा सकते हो या दोनों करवा सकते हो। आपको असेसमेंट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी एसेंशियल। सही बात है। एक ट्विस्ट है, हमारे हाँ, साथ हमारे जुड़े हुए हैं आईबी गुरु, वो ओके। भी आपको क्वेश्चन करेंगे। अरे तो वाह! यस, तो उनका पहला क्वेश्चन है कि आपके बिज़नेस में आप आईटी का रोल क्या रहा है? ओके। अ, देखो हम जो है डेटा के अराउंड ही प्ले करते हैं। हुँ, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्रक्स होता है, क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसके साथ हम प्ले अराउंड करते हैं। जब सर्चिंग करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, तब भी लॉट ऑफ डेटा के साथ हम प्ले अराउंड करते हैं। तो डेटा मैनेजमेंट हमारी जो इंडस्ट्री में है दैट इज़ वेरी क्रूशियल क्योंकि टन्स ऑफ डेटा एक प्रोजेक्ट में टन्स ऑफ डेटा होता है। तो टन्स ऑफ डेटा को क्लासिफाई करना रहता है, कैटेगराइज़ करना रहता है। सो आईटी इज़ वेरी क्रूशियल नाउ फॉर एवरी इंडस्ट्री बट एट लीस्ट फॉर अस। हम लोग कुछ भी डिसीज़न, कुछ भी रिकमेंडेशन लेते हैं, देते हैं क्लाइंट्स को, सो दैट इज़ बैक्ड बाय डेटा। अब काफ़ी सारा डेटा हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, तो अभी तो टन्स ऑफ डेटा आ जाता है। अब बहुत उसमें आ से जाता है। कौन-सा राइट है, रॉन्ग है, उसको सेग्रीगेट करके डेटा से इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं हुँ, और उससे हम एनालिटिक्स जनरेट करते हैं। सही है, तो डेटा तो मिल जाएगा, पर डेटा को मैनिपुलेट करके, डेटा माइनिंग करके, आईटी का यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर एनालिटिक्स। सो आईटी इज़ वेरी क्रूशियल। सही है। सर और एक आईबी गुरु का क्वेश्चन था कि भाई एआई आजकल एआई आजकल सभी को रिप्लेस कर रहा है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि भई आपके बिज़नेस में एआई का क्या यूज़ होगा इन फ्यूचर? ओके। एआई
का अभी थोड़ा वो नेगेटिव भी लोग सोचते हैं कि एआई, एमएल ये सारी चीज़ें जब आएगी मार्केट में तो इट विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ मैन पावर। बट एआई को हम लोग देखते हैं कि इट इज़ एन एडिशनल ऐड ऑन टू आवर सर्विसेज़। हुँ, सो हुँ। हम लोग जो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैन्युअली करते थे, वो रिपिटिटिव चीज़ें हमारा एआई, एमएल काफ़ी हद तक उसको ऑटोमेट कर रहा है। बट स्टिल सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसीज़न लेना है बेस्ड ऑन डेटा, डेटा है आपके पास, अनक्लस्टर्ड है, उसके बेसिस के ऊपर डिसीज़न लेना है, तो जो ह्यूमन डिसीज़न लेगा कंसीडरिंग उसका टेक्निकल एस्पेक्ट, क्योंकि हम जब पेटेंट के साथ डील करते हैं तो टेक्निकल डेटा होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है इन वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके हम लोग पूरा एनालिटिक्स जनरेट करते हैं। तो एआई काफ़ी हद तक हमें हेल्प करता है टू गेट टू द राइट इंफॉर्मेशन, सही टू बात है। रिड्यूस द नॉइसेस। तो हम लोग एआई का यूज़ करते हैं इन सर्टेन केसेस जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ, वी हैव वैलिडेटेड वेरी वेल इन अ केसेस जहाँ पे रिपीटेटिव वर्क है, डेटा क्लीनिंग है, नॉइस रिमूवल है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग एआई का यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। सर आज का जो भी पॉडकास्ट का हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ, सच में मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत सारी लर्निंग मिली कि पैटर्न की रिलेटेड से जो दिमाग में तो कचरा था, वो निकल गया कि भाई एक्चुअली पैटर्न कैसे वर्कआउट करता है, हाँ, कौन-कौन से पैटर्न के टाइप्स होते हैं और उसमें मुझे पैटर्न करवाना है तो कौन-कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है जिससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे स्टार्टअप देख रहे हैं, तो फर्स्ट टू फाइल द पैटर्न के रूल्स के हिसाब से आप आइडिया को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे कीर्ति जी, जिन्होंने बहुत सारी हमारे बातें की, जिसमें बताया कि पैटर्न क्या है, उसको कैसे वर्कआउट होती है। तो ऐसी सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ओनली ऑन आईबी टॉक। थैंक यू। थैंक यू पंचा।